करेंगे दोस्तों। और अपना नया टॉपिक है एसी मशीन्स। ठीक है, एसी मशीन्स के अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिमिलर है दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल से। तो मैं यदि इसको इंडक्शन मोटर को एक जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर भी मैं कह सकता हूँ। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको मैं एक जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी इसको मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लगभग ट्रांसफॉर्मर के जैसे ही है। केवल जो ओनली डिफरेंस है वो यह है कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो अपन ने बनाई थी वो स्टेशनरी थी, जबकि यहाँ जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो रोटर आपका होगा, रोटर वाइंडिंग आपकी होगी, और जो कि क्या होगी, रोटेटिंग नेचर की होगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जो थी ट्रांसफार्मर की वो स्टिल यहाँ भी इंडक्शन मोटर के अंदर भी स्टैटिक होगी। जो स्टेटर वाइंडिंग होगी उसको मैं एज ए प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करूंगा, और जो रोटर वाइंडिंग होगी उसको मैं एज ए सेकेंडरी की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोर लगी हुई थी जो कि फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रही थी। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका स्टेटर और रोटर वाइंडिंग, जिनको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के बीच में कोई भी कोर नहीं होगी, इन दोनों के बीच में एयर होगी। तो यहाँ जो फ्लक्स के लिए जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे पता है जो एयर का रिलक्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो मेन डिफरेंस होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर के अंदर की जो एक्साइटिंग करंट की जो वैल्यू है, जो मैंने बताई थी ट्रांसफार्मर के अंदर 3 to 5% एक्साइटिंग करंट की वैल्यू होती है, वही एक्साइटिंग करंट की वैल्यू यदि मैं इंडक्शन मोटर के अंदर कंपेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू 30 to 50% ऑफ फुल लोड करंट के बराबर यहाँ पे एक्साइटिंग करंट की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि एक्साइटिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा है, रिलक्टेंस ज़्यादा है एयर का, तो ज़्यादा करंट उसको सेम फ्लक्स बनाने के लिए चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने एक बेसिक सा डिफरेंस बताया, और कैसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक ट्रांसफार्मर से इंडक्शन मोटर को। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन जो पावर ट्रांसफर जो हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी या स्टेटर से रोटर, जो पावर ट्रांसफर होगी वो इंडक्शन के थ्रू होगी, जैसा कि ट्रांसफार्मर के अंदर भी हो रहा था। क्योंकि मैंने बताया था ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी की वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नेटिकली आपकी पावर ट्रांसफर हो रही थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ भी आपकी स्टेटर से रोटर में बीच में केवल एयर गैप है, कोई इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ भी जो पावर ट्रांसफर होगी वो इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर होगी, मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर होगी, और दैट्स द रीजन कि मैं क्यों इसको इंडक्शन मोटर के नाम से जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बेसिक सी बात करें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, यहाँ पे थ्री फेज आपकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, थ्री फेज वाइंडिंग होगी, एसी सप्लाई में इनपुट में दूंगा और आउटपुट में आपको मैकेनिकल पावर प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि मोटर है और मोटर क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल जो होगी यहाँ पे थ्री फेज इलेक्ट्रिकल में सप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ का एडवांटेज देखते हैं कि दोस्तों थ्री फेज एसी सप्लाई का मेन क्या एडवांटेज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है दोस्तों कि जैसे ही मैं स्टेटर पे जो थ्री फेज वाइंडिंग आपकी लगी हुई है उसको मैं थ्री फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, तो एक RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले मेन एडवांटेज थ्री फेज का यही है कि इसके अंदर एक ऑटोमेटिक, ठीक है, मुझे कुछ अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, अपने आप जैसे ही मैं थ्री फेज एसी सप्लाई थ्री फेज वाइंडिंग को सप्लाई करूंगा तो एक RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसी के कारण आपकी आगे अपन इसका वर्किंग प्रिंसिपल जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है RMF की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो मैं सबसे पहली चीज़ यही यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा इंडक्शन मोटर पे जाने से पहले कि थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है इसके अंदर जो थ्री फेज एसी सप्लाई अपन स्टेटर को जब कनेक्ट करेंगे तो कैसे इसके अंदर थ्री फेज जो RMF है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जिसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड ns के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले सपोज करो ये आपकी इंडक्शन मोटर है, मैं एक बेसिक सा इसका डायग्राम बनाना चाहूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसकी तीन फेज ले लेता हूँ, A समझना
थोड़ा दोस्तों, स्टेटर है, स्टेटर पे क्या लगी हुई है, ये जो 3 फेज के मैंने सेट लगाए हैं, ये क्या है, 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग लगी हुई है। ये इधर आपकी स्टार कनेक्टेड हो सकती है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड हो सकती है और डेल्टा में कनेक्टेड हो सकती है, 3 फेज एसी वाइंडिंग। इस 3 फेज एसी वाइंडिंग को मैं कनेक्ट करूंगा किससे, 3 फेज एसी सप्लाई से, ठीक है दोस्तों। ये जो 3 फेज स्टेटर मैंने बनाया है, स्टेटर पे मैंने 3 फेज एसी वाइंडिंग को मैंने लगाया है, 3 फेज वाइंडिंग को लगाया है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, 3 फेज एसी सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये यहाँ पे आपका रोटर होता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड रोटर यहाँ पे होता है, ठीक है। रोटर शॉर्ट सर्किटेड, रोटर होता है इसके अंदर, वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड आपका रोटर होता है। और बीच में इन दोनों का क्या है, एयर गैप, बीच में क्या है, एयर गैप आपका, बीच में दोनों के एयर गैप होता है। तो यहाँ जैसे मैंने सप्लाई से कनेक्ट की तो पावर ट्रांसफर एयर गैप के थ्रू आपकी कहाँ पे होती है, रोटर पे आपकी पावर ट्रांसफर होगी। तो इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रही है, मैकेनिकल पावर जो मिल रही है, इलेक्ट्रिकल से जो मैकेनिकल कन्वर्जन हो रहा है, वो बीच में क्या है, आपके एयर गैप से पास हो गया हो रहा है और बीच में मैग्नेटिक सर्किट से बन रहा है, इसीलिए मैंने इसको इंडक्शन मोटर नाम दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक मैंने एक बेसिक सा इसका डायग्राम बता दिया कि क्या होता है। ये आपका स्टेटर पार्ट है, स्टेटर पे आपकी 3 फेज वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। ये आपका रोटेटिंग पार्ट है जो कि शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। ये भी आपका 2 टाइप्स का होगा, अपन इसको भी समझेंगे। जो रोटर है आपका दो टाइप का हो सकता है, एक तो स्क्वायरल केज रोटर होगा, तो जिस मोटर के अंदर स्क्वायरल केज रोटर होगा उस मोटर को मैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर नाम दूंगा। दूसरा ये एक हो सकता है आपका स्लिप रिंग टाइप रोटर, ठीक है। तो स्लिप रिंग टाइप रोटर होगा, उसको मैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उसको नाम दूंगा। दोनों की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, किस तरह दोनों की कंस्ट्रक्शन होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि जो 3 फेज एसी सप्लाई से जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को, तो किस तरह इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका नेचर क्या होगा, कैसे वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस स्पीड से वो रोटेट करेगा, क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला यही लेना चाह रहा हूँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 फेज एसी सप्लाई। जो टॉपिक है सबसे पहले मैं यही समझना चाह रहा हूँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। 3 फेज एसी सप्लाई के कारण किस तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बने, ठीक है दोस्तों। तो सपोज करो मैंने स्टार कनेक्टेड मैंने स्टेटर वाइंडिंग ली हुई है, ठीक है। मैंने स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग ली हुई है, तो मैं एक इस तरह से इसको स्टार कनेक्टेड में इसको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग यहाँ पे ली हुई है, स्टार कनेक्टेड एक वाइंडिंग ली हुई है मैंने, ठीक है। स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। स्टार कनेक्टेड 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग मैंने ली हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो करंट है आपका, ठीक है, आप सपोज करो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपके जो करंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। IA जो ए फेज का जो करंट है, 3 फेज है ये, ABC 3 फेज में लेके चल रहा हूँ। ए फेज का जो करंट है वो है IA जो IM cos ओमेगा t। क्वेश्चन नंबर 1 IB में ले लेता हूँ IM cos ओमेगा t माइनस 120 और IC में ले लेता हूँ IM cos ओमेगा t प्लस 120 आप लिख सकते हो, ठीक है, या माइनस 240 भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। आप IC IM cos ओमेगा t प्लस 120 से भी इसको ले सकते हो और माइनस 240 भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 मैं सपोज करो नंबर ऑफ टर्न जो लेके चल रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ टर्न जो लेके चल रहा हूँ, इनके n नंबर ऑफ टर्न इनकी वाइंडिंग में है। तीनों फेज की जो वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न में ले लिए। ये आपकी ए फेज थी दोस्तों, ठीक है, ये ए फेज थी, ए वाली फेज थी, ये आपकी बी फेज थी और ये आपकी सी फेज थी। ए फेज के अंदर जो करंट जा रहा है वो IA करंट है आपके, IA करंट है। बी फेज के अंदर जो करंट है वो IB करंट आपका जा रहा है,
ये आपका न्यूट्रल पॉइंट था, ठीक है दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट, ये आपका आई बी करंट है और सी फेज के अंदर जो करंट है वो आपका आई सी करंट है, ठीक है दोस्तों, आई सी करंट है आपका। ये मैं एक रेफरेंस एक्सेस इसको लेके चल रहा हूँ, ये मैंने कोई एक रेफरेंस एक्सेस दे रखी है जो कि ए फेज से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल, ये ए फेज से बना रही है। मैंने एक रेफरेंस एक्सेस ली है जो कि ए फेज से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल पे मैंने कोई रैंडम कोई एक एंगल ले लिया, ठीक है, आर्बिट्ररी मैंने कोई थीटा एंगल यहाँ पे ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने तीनों फेज जो थी मैंने इसको कनेक्ट किया, आई ए आई बी आई सी, तीनों के बीच में 120 डिग्री आउट ऑफ फेज तीनों करंट्स हैं, 120 डिग्री का एंगल तीनों के बीच में बन रहा है। नंबर ऑफ टर्न मैंने एन दिए हुए हैं हर वाइंडिंग के अंदर, तो क्या मैं एमएमएफ निकाल सकता हूँ हर फेज का? बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। एमएमएफ होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। तो यदि मैं ए फेज के एमएमएफ की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, एमएमएफ ऑफ फेज ए फेज के एमएमएफ की बात करूँ, इसको मैं यदि एफ ए से रिप्रेजेंट करूँ दोस्तों, समझ रहा ध्यान से, एफ ए से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ए फेज के नंबर ऑफ टर्न इंटू ए फेज के अंदर करंट, एन इंटू आई है। ये की वैल्यू यदि मैं पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, एन इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी, और एन इंटू आई एम को यदि मैं एफ एम से रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है, मैक्सिमम एमएमएफ, ठीक है, तो एफ ए जो आया ये क्या आया, एफ एम कॉस ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सेम इसी तरह बी फेज की बात करूंगा तो बी फेज का जो एमएमएफ आएगा वो क्या आएगा, एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120, ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। और सी फेज का जो एमएमएफ आएगा वो आएगा एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120, ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। तीनों करंट से इनकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है एमएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एमएमएफ होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न को मैंने आई आई बी आई सी से मल्टीप्लाई करके तीनों फेज का जो एमएमएफ है एफ ए एफ बी एफ सी वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे पास तीनों फेज का एमएमएफ आ गया, एफ ए एफ बी एफ सी, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो तीनों फेज का जो एमएमएफ है वो ये 0 डिग्री पे था, ये माइनस 120 पे प्लस 120, तीनों के बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस है वो कितना है, 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, आरएमएफ के लिए ये बहुत जरूरी है। अब मैंने तीनों फेज का अलग अलग एमएमएफ तो निकाल लिया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो तीनों फेज का जो एमएमएफ बन रहा है इनका जो एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रिजल्टेंट एमएमएफ होगा तीनों फेज का, वो मैं किसी पर्टिकुलर एक रेफरेंस एक्सिस पे देखना चाह रहा हूँ, और मैं देखूंगा कि जब मैं रेफरेंस एक्सिस पर तीनों का रिजल्टेंट एमएमएफ निकालूंगा उसका नेचर मुझे प्रूफ करना है कि कैसा होगा, रोटेटिंग नेचर का एमएमएफ आपका बनेगा इसके अंदर, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा टॉपिक है, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग एमएमएफ ड्यू टू 3 फेज एसी सप्लाई। तो मैंने एक रेफरेंस एक्सिस कोई लिया जो कि थीटा एंगल पे है आपका ए फेज से, बी फेज की यदि मैं बात करूंगा तो बी फेज का आप एंगल यदि निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 माइनस थीटा, बी फेज का कितना आएगा 120 माइनस थीटा, और सी फेज की यदि आप बात करोगे रेफरेंस से तो ये आ जाएगा, ये 120 है तो 120 प्लस थीटा, ये एंगल कितना है दोस्तों दोनों के बीच 120, तो 120 प्लस थीटा आ जाएगा सी फेज का। तो यदि मैं कंपोनेंट लूं तीनों फेज के एमएमएफ के, ठीक है, रिजल्टेंट एमएमएफ, रिजल्टेंट एमएमएफ इन रेफरेंस एक्सिस, इन रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस पर जो मुझे रिजल्टेंट एमएमएफ मिलेगा उसको सपोज करो मैं एफ से रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे तीनों फेज का जो एमएमएफ है एफ ए एफ बी एफ सी, इन तीनों का रेफरेंस एक्सिस पे मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ए फेज का एंगल थीटा था, बी फेज का एंगल 120 माइनस थीटा था, और सी फेज का एंगल था 120 प्लस थीटा। तो इन तीनों का यदि मैं कंपोनेंट लूं तो ये आ जाएगा एफ ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा एंगल था, प्लस एफ बी का कंपोनेंट क्या आएगा, एफ बी कॉस 120 माइनस थीटा, प्लस सी का जो कंपोनेंट था वो था एफ सी कॉस 120 प्लस थीटा। और यदि इक्वेशन 4, 5, 6 से मैं एफ ए एफ बी और एफ सी की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो जो मेरे पास रिजल्टेंट एमएमएफ बनेगा वो क्या आएगा दोस्तों, एफ इज इक्वल्स टू एफ ए था आपका एफ एम कॉस ओमेगा टी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा से, प्लस एफ बी था एफ एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120,
और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस 120 माइनस थीटा से, प्लस एफ सी की वैल्यू थी एफ एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120, और ये एफ सी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस 120 प्लस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे तीन कंपोनेंट आपके आ गए। जो रिजल्टेंट एमएमएफ आया रेफरेंस एक्सिस पर, वहाँ मैंने तीनों ए फेज, बी फेज और सी फेज तीनों के मैंने कंपोनेंट वहाँ पे कैलकुलेट कर लिए है। ठीक है, अब यहाँ कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है तीनों टर्म के अंदर ही, कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ तीनों के बीच में बनेगा। इसको यदि मैं फर्दर सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो आपकी काफ़ी टर्म इसके अंदर कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट आपके आपका बचेगा वो यहाँ आएगा, रिजल्टेंट 3fm बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ से रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसको मैं आई थिंक इक्वेशन नंबर 7 इसको नाम दे देता हूँ, 3fm/2 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट, मैं एफ आर से यदि इसको रिप्रेजेंट करूँ दोस्तों, ये जो रिजल्टेंट एमएमएफ जो है एफ आर, किसका रिजल्टेंट, तीनों फेज के एमएमएफ का रिजल्टेंट, एफ ए एफ बी एफ सी का जो रिजल्टेंट एमएमएफ है वो आपकी इक्वेशन नंबर 7 में रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कि बता रहा है 3fm/2, जो मैग्नीट्यूड है वो 3fm/2 है, और जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी माइनस थीटा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये मुझे प्रूफ करना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एफ आर की जो वैल्यू है वो आपकी एक रोटेटिंग है, टाइम के साथ कैसी है, रोटेटिंग नेचर की है। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं कुछ यहाँ से कंडीशंस लूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ कंडीशंस लूँगा इसको प्रूफ करने के लिए, और उससे मैं देखूंगा कि क्या ये रोटेटिंग नेचर की है। तो सबसे पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, एफ आर मैक्स की यदि बात, एफ रिजल्टेंट मैक्स की यदि मैं बात करूंगा, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 3fm/2 ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू यदि 1 होगी, कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, ये कब होगा, जब कॉस 0 के बराबर होगा। तो ये एंगल आपका ओमेगा टी माइनस थीटा इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, थीटा यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसमें जो अब यदि मैं फर्स्ट लेके चलूं, ठीक है, केस फर्स्ट में लेके चल रहा हूं कि जब आपका जो एंगल है वो 0 है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू, तो ये किस टाइम पे होगा, जब टी इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। इस ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा से देखूं, थीटा 0, तो किस टाइम पे मिलेगा, टी इक्वल्स टू 0 पे मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट आ गया आपका जो रिजल्टेंट एमएमएफ का मैं एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ, एफ आर आपका 0 डिग्री पे आ गया। केस सेकंड में लो, थीटा इज इक्वल्स टू π/4, तो ये किस टाइम पे मिलेगा, तो टी क्या निकलेगा यहाँ से, π/4 ओमेगा, π/4 ओमेगा टाइम पे आपको जो थीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, π/4। तो आपका पहले तो ये था ओमेगा, ये जो है एफ आर आपको यहाँ मिलेगा π/4 एंगल पे। ठीक है, प्लस π/4 आया है, प्लस का मतलब 0 से ऊपर की तरफ जाएगा, प्लस π/4। ठीक है, केस थर्ड, थीटा π/2, ये किस टाइम पे मिलेगा, π/2 ओमेगा पे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको यहाँ प्राप्त होगा, एफ आर आपको यहाँ मिलेगा π/2 एंगल। ठीक है, अगले केस की यदि मैं बात करूँ, केस 4, थीटा 3π/4, 3π/4 की यदि मैं बात करूँ 135 डिग्री, तो ये किस टाइम पे मिलेगा आपको, 3π/4 ओमेगा, 135 डिग्री आपका यहाँ कहीं बनेगा। एफ आर ये एंगल कितना आ गया, 3π/4, 135। और लास्ट केस में एक लेकर चल रहा हूँ, केस फिफ्थ,
थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा पाई मिलेगा जब आपका पाई अपॉन ओमेगा था, ठीक है। थीटा पाई आपको मिलेगा पाई अपॉन ओमेगा का। ये वाला केस मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपको इस डायरेक्शन में एफ आर मिलेगा। ये जो एंगल बना ये कितना एंगल बना, पाई एंगल बना, ठीक है दोस्तों। तो ये आप 5 केस देख पा रहे होंगे दोस्तों, डिफरेंट टाइम पे आपका जो एफ आर का जो एंगल है वो भी क्या हो रहा है 10। ये जो आपको मिला था जीरो एंगल, ठीक है, थीटा जीरो, ये किस टाइम पे मिला था जब टी जीरो था। जैसे ही टी आपका इंक्रीज हुआ आपका थीटा भी इंक्रीज हुआ, जैसे ही आपका टी पाई बाई 2 ओमेगा हुआ आपका थीटा भी इंक्रीज हुआ, जैसे ही आपका टी इंक्रीज हुआ आपका थीटा भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। और जैसे ही आपका टी हुआ पाई अपॉन ओमेगा के बराबर तो जो आपका थीटा है वो कहाँ पहुँच गया, पाई पे पहुँच गया, ठीक है। इसी तरह ये आपका और आगे की मैं केस बनाऊँ तो इन रिजल्टेंट केस को यदि मैं एक साथ रिप्रेजेंट करूँ दोस्तों तो इस तरह आपका जो एफ आर है आपका, ठीक है, जो एफ आर है वो इस तरह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आपका ये फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस था, ये फोर्थ केस था और ये फिफ्थ केस था, ठीक है। इस तरह आपकी एफ आर की शिफ्टिंग हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके एफ आर की शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ से मैं क्लियरली शो कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि जो आपका रिजल्टेंट जो इक्वेशन नंबर 7 में जो रिजल्टेंट आया है एफ आर जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक, मतलब मैं कह सकता हूँ जो ओमेगा टी जो कोस थीटा है इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। और इसको मैंने हर केस में अप्लाई करके देखा कि मैं डिफरेंट टाइम की बात करूँ तो डिफरेंट टाइम पे पांचों केसेस के अंदर आपका थीटा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्टिंग किसकी हो रही है, रिजल्टेंट एमएमएफ की शिफ्टिंग हो रही है। एफ आर जो मैंने रिजल्टेंट एमएमएफ लिखा था इस रिजल्टेंट एमएमएफ की शिफ्टिंग हो रही है। तो मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, मैग्नीट्यूड तो क्या है आपका 3fm/2, ये ध्यान रखना है दोस्तों। मैग्नीट्यूड तो आपका क्या था, आपने जो एफ आर मैक्सिमम एमएफ था ये मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, 3fm/2 तो मैग्नीट्यूड हो गया। इस मैग्नीट्यूड की आपकी शिफ्टिंग हो रही है अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल के साथ। तो ये जो शिफ्टिंग है दिस शिफ्टिंग दिस कैसे है, यही क्या है आपका आर एम एफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो शिफ्टिंग है ये शिफ्टिंग आपकी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रिएट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेज है दोस्तों 3 फेज एसी सप्लाई का, कि जब मैं 3 फेज एसी सप्लाई को 3 फेज वाइंडिंग से कनेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर एक आरएमएफ आपका क्रिएट होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि वाइंडिंग जो है 3 फेज वाइंडिंग वो 120 अपार्ट होनी चाहिए। जो आपकी 3 फेज वाइंडिंग है वो 120 डिग्री अपार्ट यदि है और आपने 3 फेज एसी सप्लाई दी हुई है तो उसके अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट होता है, जिसे अपन आरएमएफ से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोटेटिंग एमएमएफ आपका बनेगा, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों आरएमएफ की जो स्पीड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसी स्पीड को अपन सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी जो स्पीड है आरएमएफ की जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंक्रोनस स्पीड के नाम से अपन इसको जानते हैं। और एन एस से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंक्रोनस स्पीड एन एस, ये होती है आपकी आरएमएफ की स्पीड, जो आरएमएफ की स्पीड है। तो दोस्तों आई होप ये आपके टॉपिक समझ आया होगा, किस तरह मैंने प्रूफ किया कि किस तरह जो 3 फेज एसी सप्लाई के कारण आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनती है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि एक हर केस में जो आपकी जो एमएमएफ है वो शिफ्ट हो रहा है हर टाइम पे। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, आपका जो आरएमएफ है वो लगातार टाइम के साथ वेरी हो रहा है और लगातार ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यदि मैं 3 फेज का यहाँ एक और मैं नोट आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। इफ द फेज सीक्वेंस इज चेंज, ठीक है। पहले मैंने ए बी सी फेज सीक्वेंस लिया था दोस्तों, यदि मैं चेंज कर दूं ए सी बी मैंने कर दिया, इफ द फेज सीक्वेंस चेंज, कई बार अपन कर देते हैं गलती से, आपने देखा हो प्रैक्टिकली भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में कई बार जब अपन उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को तो ए बी सी यदि फेज सीक्वेंस था पहले और आपने उसको कुछ डिफरेंट फेज सीक्वेंस से चेंज कर दिया, ए सी बी से आपने कनेक्ट कर दिया,
तो क्या होता है आपकी जो आरएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज हो जाती है। आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसके अंदर अब डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में आरएमएफ बनेगी। सपोज करो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आरएमएफ बन रहा था, तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इससे जो आपकी मोटर की स्पीड है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मोटर रोटेट करने लग जाएगी, मतलब उल्टी मोटर घूमने लग जाएगी। पहले यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो इस चीज़ का मुझे खासा ध्यान रखना पड़ता है, और उसको रोकने के लिए मैं इसमें फेज सीक्वेंस प्रिवेंटर काम में लेता हूँ। जहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ, जहाँ बड़ी मोटर्स में काम में ले रहा हूँ, और कई बार आपके जो ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आता है या कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, तो कई बार क्या होता है ट्रांसफार्मर की जो फेज सीक्वेंस है वहाँ पे चेंज हो जाता है। चेंज होने से वो आपके डायरेक्टली मोटर पे इम्पैक्ट करेगा। तो मोटर का जहाँ भी स्टार्टर पैनल मैंने लगा रखा है वहाँ पे मैं फेज सीक्वेंस प्रिवेंटर भी लगाता हूँ, ताकि जैसे ही यदि सपोज करो मोटर को अलग फेज सीक्वेंस मिला, मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, बजाय उल्टा घूमने के वो स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि वो फेज सीक्वेंस प्रिवेंटर आपका सप्लाई को आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये फेज सीक्वेंस प्रिवेंटर मैं काम में लेता हूँ। तो मेरा एक नोट है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मोटर का जो फेज सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया जाए। सपोज करो पहले ABC था, अब ACB मैंने फेज सीक्वेंस कर दिया। सपोज करो पहले इस तरह था, ABC फेज सीक्वेंस आपका था, ठीक है, आपने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया, ABC ये फेज सीक्वेंस आपने कर दिया, मोटर का डिफरेंस सप्लाई से आपने अलग फेज सीक्वेंस से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो 7 नंबर जो एक्सप्रेशन आया था दोस्तों, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा यदि फेज सीक्वेंस चेंज करोगे आप, FR = 3FM/2 cos ωt प्लस थीटा, ये हो जाएगा। जो आपका रिजल्टेंट MMF इस केस में बनेगा वो बनेगा 3FM/2 cos ωt माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस थीटा आपका आ जाएगा यदि फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ आपका देखो मैं पूरा एक्सप्रेशन वही फिर से करूँ, ठीक है, अलग फेज सीक्वेंस के साथ, तो रिजल्टेंट आपको यही मिलेगा, ωt प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। प्लस थीटा आने का मतलब हुआ कि यहाँ से जब मैं मैक्सिमम FR मैक्स की बात करूँगा तो ये मुझे कब मिलेगा, जब FR मैक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3FM/2 मिलेगी, जब cos ωt प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ωt = माइनस थीटा। ठीक है, जब मैं इसको cos 0 के बराबर पुट करूँगा एंगल को, तो मुझे क्या मिलेगा, ωt = माइनस थीटा। मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका थीटा नेगेटिव में इंक्रीज होगा, नेगेटिव आ गए ना यहाँ पे, तो थीटा नेगेटिव में इंक्रीज होगा। तो जो 5 केस मैंने पढ़े थे अभी, वो 5 केस मुझे अब इस तरह मिलेगा। जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो जो आपका थीटा है वो आपका नेगेटिव में चेंज होगा। ये आपकी आरएमएफ की डायरेक्शन आपको प्राप्त होगी आरएमएफ। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, ये फिफ्थ केस। जो अभी अपन ने जो केस देखा था उसके अंदर अपन को जो आरएमएफ मिली थी वो इस तरह मिली थी दोस्त। ठीक है, ये आरएमएफ मुझे मिली थी। जो आरएमएफ की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मिली थी। लेकिन जैसे ही आपने फेज सीक्वेंस चेंज किया, आपका जो आरएमएफ था इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट। तो आपका आरएमएफ चेंज हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि आप फेज सीक्वेंस चेंज करते हो तो जो आपका आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में आरएमएफ रोटेट, स्पीड वही रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड ns ही रहेगी आपकी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यदि आप फेज सीक्वेंस को चेंज करते हो। तो ये ध्यान रखना है, नोट आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें कई बार मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 3FM/2 क्या होती है इसकी मैक्सिमम रिजल्टेंट जो एमएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होती है 3FM/2। और FM क्या था, FM था आपका एक फेज का मैक्सिमम एमएमएफ। ठीक है, हमने FA लिखा था, FM cos ωt, तो FM क्या था वहाँ, A फेज का या B फेज का थी, तो सिंगल एक फेज का जो मैक्सिमम वैल्यू एमएमएफ है वो है FM। और FR मैक्स क्या है, जो तीनों फेज का जो रिजल्टेंट आया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 3FM/2। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका कि किस तरह आपका आरएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ डिस्कस किया किस तरह आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज एसी सप्लाई के कारण बनेगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह इंडक्शन मोटर के अंदर या और सिंक्रोनस मोटर भी अपन पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो आपकी स्टेटर को जैसे ही मैं 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करूँगा तो वहाँ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसकी स्पीड क्या होती है ns, जिसको मैं सिंक्रोनस स्पीड से
रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो फ्रिक्वेंसी इसकी आती है दोस्तों, उसका भी क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है। तो जब मैं वाइंडिंग को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, तो मैं पोल्स के हिसाब से मैं वाइंडिंग को बनाता हूँ कि कितनी पोल की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो एक रिलेशन यह बन जाता है दोस्तों। तो इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो यदि मैं नंबर 2 पोल की बात करूँ, ठीक है, मैंने 2 पोल के लिए वाइंडिंग को क्रिएट किया है, 2 पोल, ठीक है, तो 2 पोल के लिए मैंने वाइंडिंग को क्रिएट किया है। तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल आपको मिलेगा वो किसके बराबर मिलता है आपको, थीटा मैकेनिकल के बराबर। मतलब जो आपको सेम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिलती है, जो आप इलेक्ट्रिकल दे रहे हो और जो रोटेशन उसका करा रहे हो, वो सेम आपको प्राप्त होता है। यदि मैं 4 पोल की बात करूँ, ठीक है, तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल है वो मिलता है आपको 2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, मतलब एक रोटेशन आप यदि मैकेनिकल का कराओ तो जो इलेक्ट्रिकल की आपको 2 साइकिल यहाँ पे प्राप्त होंगी। और इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाता है आपको ओमेगा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 ओमेगा मैकेनिकल। ओमेगा इलेक्ट्रिकल होता है आपका क्या 2πf, और ओमेगा मैकेनिकल होता है 2πn/60, 2πn/60 मैकेनिकल, ओमेगा मैकेनिकल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। तो यदि मैं n की बात करूँ तो ये 120 हो गया और 120 इधर पहुँच गया, यहाँ f लिखा हुआ है अपॉन p। तो ये आप एक्सप्रेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हो, जैसे सिंक्रोनस स्पीड, जो सिंक्रोनस स्पीड ns है उसको आप लिख सकते हो 120f/p। तो ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी एक तो, ठीक है, और नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करेगी। तो जो आपकी RMS की सिंक्रोनस स्पीड होती है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है दोस्तों। एक तो आपने कितने पोल के लिए आपने वाइंडिंग बनाई है, जो आपने स्टेटर वाइंडिंग को लगाया है वो कितने पोल के हिसाब से आपने उसको डिजाइन किया, तो नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करेगी। और दूसरा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी कि जो आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। यदि आप सप्लाई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर देते हो तो आपकी NS की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और ये मैं जब स्पीड कंट्रोल जब मैं पढ़ूंगा तो ये चीज़ करूंगा, मैं नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करूंगा, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वैल्यू भी मैं चेंज करूंगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल लगा के मैं फ्रिक्वेंसी को चेंज करूंगा, और फ्रिक्वेंसी चेंज यदि होगी, कंट्रोल होगी, तो आपकी स्पीड भी इंडक्शन मोटर की क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैं सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे बता सकता हूँ कैसे ये वर्क करती है। चलिए दोस्तों आगे अपन, ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने समझा कि किस तरह यदि 3 फेज ऐसी वाइंडिंग को मैं 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करूँ तो मेरे पास RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस होता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड NS के बराबर होती है, जिसको मैंने 120f/p से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो वाइंडिंग मैं कह रहा हूँ, जो वाइंडिंग अपन काम में लेते हैं वो कितने टाइप्स की वाइंडिंग होती है और कौन कौन सी टर्म अपन वाइंडिंग के लिए यूज में लेंगे। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक ये पढ़ लेते हैं वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये बार बार अपन को ये वर्ड अपन के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी अपना नेक्स्ट टॉपिक, वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस करते हैं। एसी मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसी सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, एसी मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरह वाइंडिंग में कौन कौन सी टर्म अपन वाइंडिंग के अंदर काम में लेंगे, ठीक है, और कितने टाइप्स की अपनी वाइंडिंग होगी, ये चीज़ अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कंडक्टर की। ठीक है, वाइंडिंग की टर्म में मैं कंडक्टर, पहला पॉइंट है आपका कंडक्टर। कंडक्टर अपन किसको कहेंगे, कंडक्टर क्या है इन टर्म ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो मैं कंडक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म ऑफ वाइंडिंग की कंडक्टर वह है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, मैं कंडक्टर क्या कहूँगा कि वाइंडिंग, आपकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर जो कंडक्टर, आप किसको बोलोगे कि जो कंडक्टर इज अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग का वह पार्ट जो कि इंड्यूस्ड EMF के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। तो वाइंडिंग का वह पार्ट जिसमें इंड्यूस्ड EMF आएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF आएगा या इंड्यूस्ड EMF के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वह पार्ट, उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, कंडक्टर से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कंडक्टर। ठीक है, तो ये होगा आपका कंडक्टर। दूसरा है आपका टर्न। ठीक है, तो टर्न क्या होगा इन टर्म ऑफ वाइंडिंग, टर्न में किसको कहूँगा। ठीक है, तो टर्न मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो आपके कंडक्टर्स हैं, क्योंकि आपकी जो वाइंडिंग लगी होगी वो
स्लॉट्स में लगी होती है, ठीक है। जो कोर होती है उसमें क्या स्लॉट्स होते हैं बाइंडिंग के लिए, जिसमें बाइंडिंग प्लेस्ड होती है। तो जो स्लॉट्स हैं आपके, तो सपोज करो एक स्लॉट में आपका कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो जब एक स्लॉट का कंडक्टर किसी दूसरे स्लॉट के कंडक्टर से जब आपस में कनेक्ट होगा तो एक क्या करेगा, एक टर्न को फॉर्म करेगा। सपोज करो ये आपका स्लॉट है और इसके अंदर ये आपका कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। स्लॉट 1 कंडक्टर 1, ठीक है। स्लॉट 1 में कंडक्टर 1 रखा हुआ है। ये कोई अनदर स्लॉट है, सपोज करो मैं इसको स्लॉट 2 नाम दे देता हूँ और इसके अंदर क्या है, ये कंडक्टर 2 रखा हुआ है। स्लॉट 2 के अंदर कंडक्टर 2 रखा हुआ है। तो एक स्लॉट का कंडक्टर जब दूसरे स्लॉट के कंडक्टर से मिलेगा, ठीक है, जब मैं बाइंडिंग फॉर्म करूंगा तो जब ये से कनेक्ट होगा तो ये एक क्या बनाएगा, एक टर्न को ये बनाएगा, इसको मैं कहूँगा टर्न, ठीक है। तो टर्न क्या होगा, दो कंडक्टर से मिलके बना होगा, ठीक है। एक टर्न किससे बना होगा, एक टर्न आपका दो कंडक्टर से मिलके बना होगा, या मैं इस तरह कह सकता हूं कि 2 कंडक्टर फॉर्म्स ए टर्न। 2 कंडक्टर मिलके एक टर्न बनाएंगे जब वह आपस में कनेक्टेड होंगे। तो एक स्लॉट का कंडक्टर और दूसरे स्लॉट का कंडक्टर। दूसरे स्लॉट का मतलब ये बीच में कई और स्लॉट भी आएंगे दोस्तों, जब मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा तो बीच में और भी स्लॉट आएंगे। तो ये कोई सा भी स्लॉट आगे का हो सकता है, लेकिन जब ये कनेक्टेड होंगे आपस में तो एक टर्न को फॉर्म करेंगे, इसको मैं कहूंगा टर्न, ठीक है। 2 कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट ए टर्न। थर्ड वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर तीसरा है आपका कॉइल, ठीक है। कॉइल क्या होगी दोस्तों, तो कॉइल का मतलब है कि ग्रुप ऑफ टर्न्स मैं कह सकता हूं, ठीक है। कॉइल क्या है, ग्रुप ऑफ टर्न्स। कई टर्न मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉइल को फॉर्म करेंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूं कि आपके सपोज करो ये इसके अंदर 2 कंडक्टर आ गए, तो ये 2 कंडक्टर मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉइल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी कॉइल, या और भी कंडक्टर इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉइल बन गई, ठीक है। तो कॉइल क्या है, कई टर्न हो गए ना दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ टर्न, कई टर्न हो गए, तो ये इसको कॉइल या मल्टी टर्न कॉइल भी इसको कहते हैं, मल्टी टर्न कॉइल भी मैं इसको कह सकता हूँ। मल्टी टर्न कॉइल से भी अपन इसको जान सकते हैं। तो टर्न जब काफ़ी टर्न आपस में मिलके ग्रुप्ड होंगे तो वो एक क्या बनाएंगे, एक कॉइल का बनाएंगे। तो एक कॉइल जब बनेगी कई टर्न से मिलके तो इसकी कॉइल साइड होगी दोस्तों, इसको मैं कहूँगा कॉइल साइड 1, कॉइल साइड 1, और इसको मैं कहूँगा कॉइल साइड 2। ये थोड़ा सा कॉइल के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो एक कॉइल जो बनेगी कई टर्न से मिलकर जब एक कॉइल बनेगी या मल्टी टर्न कॉइल जो बनेगी, इसकी 2 कॉइल साइड होंगी। एक तो इस स्लॉट में होगी किसी पर्टिकुलर स्लॉट में, और दूसरा अनदर स्लॉट के अंदर दूसरी इसकी कॉइल साइड होगी। तो एक कॉइल की कितनी कॉइल साइड होंगी, 2 कॉइल साइड होंगी, एक किसी फर्स्ट स्लॉट में और दूसरी किसी अनदर स्लॉट में। और इन कॉइल साइड का जो स्पान होगा इसी को अपन बोलते हैं कॉइल स्पान, ठीक है। इनके जो डिस्टेंस होगी, एक कॉइल की जो 2 कॉइल साइड हैं, इनके जो डिस्टेंस होगी इसको मैं 4th टर्म नाम दे देता हूँ कॉइल स्पान, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल साइड ऑफ ए कॉइल, किसी एक कॉइल की जो 2 कॉइल साइड है उनके बीच की जो डिस्टेंस किस फॉर्म में होगी है, नंबर ऑफ स्लॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉइल स्पान होगा ये किस फॉर्म में होगा, मीटर सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स के फॉर्म में होगा कि बीच में कितने स्लॉट और आ रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, जो स्पान होगा कॉइल स्पान वो होगा इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, कि कितने स्लॉट किसी कॉइल की 2 कॉइल साइड के बीच में आ रहे हैं, इसको कहेंगे अपन कॉइल स्पान। और कॉइल स्पान किस फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स के फॉर्म में आपका कॉइल स्पान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th है पोल पिच, ठीक है। पोल पिच, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पोल पिच, पोल पिच आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। तो पोल पिच क्या होती है, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एक पोल की पिच, ठीक है, एक पोल की पिच। तो मैं कह सकता हूँ कि एक पोल के इन्फ्लुएंस में या एक पोल के अंडर में
कितने स्लॉट्स कवर हो रहे हैं, उन नंबर ऑफ स्लॉट्स को ही मैं क्या कहता हूँ, पोल पिच के नाम से जानता हूँ। या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि स्लॉट पर पोल, ठीक है, जो पोल पिच होती है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। ये सिंपल स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल को ही मैं क्या कहता हूँ, पोल पिच से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको समझते हैं पोल पिच को कैसे मैं इसको और आसानी से समझ सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। सपोज करो ये आपकी 4 पोल हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कितने पोल हैं, 4 पोल हैं, और ये आपका रोटर है, रोटर वाइंडिंग है, इसमें कई कंडक्टर लगे हुए हैं, कई स्लॉट्स हैं, स्लॉट के बीच में कंडक्टर आने हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्लॉट्स हैं, मैं कह देता हूँ टोटल स्लॉट, टोटल स्लॉट सपोज करो कितने हैं, 24 इसके अंदर स्लॉट हैं। और नंबर ऑफ पोल कितने हो गए इसके अंदर, 4 पोल हो गए, ठीक है। पोल तो कितने हैं, 4 है, P1 2 3 4, 4 पोल इसके अंदर है। और इसके अंदर जो रोटर है, इसके अंदर टोटल स्लॉट्स कितने हैं, 24, इसके अंदर 24 स्लॉट्स हैं जिनमें कंडक्टर आ रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों कि जो एक पोल के इन्फ्लुएंस में, इस पोल का इन्फ्लुएंस देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसका देखूँ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसका देखूँ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसका देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मतलब 4 पोल आपके पूरे 24 स्लॉट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 4 पोल मिलके आपके इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कितने पर, टोटल 24 पे डाल रहे हैं। तो एक पोल का जो इन्फ्लुएंस है कितने पर रहेगा, 1/4 पार्ट पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4, तो जितने नंबर ऑफ पोल है उतने से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सिंपल निकाल सकता हूँ टोटल स्लॉट, यदि मैं इस एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो टोटल स्लॉट कितने थे, 24, टोटल पोल कितने थे, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6। आपका जो पोल पिच है वो आपको कितनी मिल जाएगी, 6 आपको यहाँ पोल पिच मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ एक पोल के इन्फ्लुएंस में 6 स्लॉट्स कवर हो रहे हैं, जिनमें जो कंडक्टर लगे होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका पोल पिच, ठीक है। मैं पोल पिच को और भी कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पोल पिच को मैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे मैं 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता हूँ, वन पोल पिच जो होती है आपकी, वन पोल पिच वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाती है। वन पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कैसे मैं इसको समझता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया था दोस्तों एक रिलेशन, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। तो जब मैं P की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ जाएगा, थीटा मैकेनिकल के बराबर। मतलब आप यदि एक रोटेशन आप मैकेनिकल का करा रहे हो, रोटर का एक रोटेशन करा रहे हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल साइकिल है वो आपको एक इलेक्ट्रिकल साइकिल प्राप्त होगी। और एक इलेक्ट्रिकल साइकिल का मतलब होता है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रिकल साइकिल यदि थीटा में क्या रख रहा हूँ, मैकेनिकल का एक रोटेशन में करा रहा हूँ, ये समझना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोल 2 है तो 2 रखूंगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगा, थीटा मैकेनिकल के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा मैकेनिकल का मतलब है आप यदि इसका एक रोटेशन कराते हो, थीटा मैकेनिकल का मतलब रोटर का एक रोटेशन कराते हो, तो जो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा इन पोल्स के कारण, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होगा फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल साइकिल जो मिलेगी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो एक साइकिल आपको प्राप्त होगी। मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब यदि मैं नंबर ऑफ पोल क्या कर देता हूँ, यहाँ 4 पोल मैं कर देता हूँ, नंबर ऑफ पोल की वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ, तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा मैकेनिकल। P/2 4/2 करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आपको रिलेशन यहाँ पे मिला। थीटा मैकेनिकल आप 1 रखोगे तो आपको थीटा इलेक्ट्रिकल कितना मिला, 2 मिला। इसका मतलब यदि आप अभी भी रोटर का एक ही रोटेशन आप करा रहे हो, जो मैंने यहाँ भी कराया था, यहाँ भी एक ही करा रहा हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल की साइकिल है वो आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल प्राप्त होंगी। इसका मतलब हुआ 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आपको 2 इलेक्ट्रिकल की साइकिल प्राप्त होंगी यदि आप एक रोटेशन करा रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ पोल आपने क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, 2 से आपने 4 कर दिए, तो आपको 720। इसी तरह यदि आप नंबर ऑफ पोल 6 कर देते हो, P की वैल्यू यदि मैं 6 रखूंगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल मिलेगा 3 थीटा मैकेनिकल, तो आपको एक और साइकिल बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 2 3, तो ये आ गया आपका 1080 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ इन तीनों केस से मैं कुछ रिजल्ट निकाल सकता हूँ। मैं इन तीनों केसेस से देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आपका 2 पोल थे 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल, 4 पोल थे 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल, 6 पोल हैं
1080 डिग्री इलेक्ट्रिकली रेस्पॉन्सिबल, तो वन पोल कितने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वन पोल, ठीक है। टू पोल है 360 के लिए, तो मैं लिख सकता हूं वन पोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं इनको कंपेयर करूं तो लिख सकता हूं फॉर 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और इट इज कॉल्ड वन पोल पिच, ठीक है। तो जो वन पोल पिच है उसको मैं क्या कह सकता हूं? वन पोल पिच या वन पोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज ऑल्सो कॉल्ड वन पोल पिच। तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया, टू पोल 360, फोर पोल है 720 के लिए, तो 720 में 4 से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। फिर से यदि 1080 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 180 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल वन पोल जो है 180 डिग्री या आधी साइकिल, मैं कहूँ आधी साइकिल के लिए आपका वन पोल इज रेस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज कॉल्ड वन पोल पिच बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो पोल पिच होगा इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं दोनों डेफिनेशन को यदि कंबाइन करूँ तो मैं पोल पिच कह सकता हूँ। पोल पिच स्मॉल एन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। वन पोल पिच डिफाइन एज पोल पिच इज डिफाइंड as pole pitch defined as the total number of slots per pole, defined as the slots per pole which are responsible for 180 degree electrical, which are responsible for 180 degree electrical, ठीक है। तो उसको जो मेजर करने का तरीका है वो तो क्या है, आप स्लॉट्स में पोल से डिवाइड कर दो, टोटल स्लॉट्स डिवाइड बाई टोटल पोल, तो आपके पास मेजर वैल्यू आ जाएगी कि पोल पिच कितने स्लॉट्स हैं। सपोज करो मैंने अभी जो एग्जांपल किया था इसके अंदर आपके कितने स्लॉट आए थे, पोल पिच आई थी 6 पोल पिच आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या लिखूंगा कि 6 स्लॉट पर पोल की वैल्यू क्या आई थी 6, तो 6 स्लॉट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये होता है आपका पोल पिच। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा चल रहा था, ये 6.5 था, स्लॉट एंगल। इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा और मैं देखूंगा स्लॉट एंगल क्या होगा। तो स्लॉट एंगल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था, उस एग्जांपल की बात करूं तो 6 स्लॉट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो 1 स्लॉट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो एक स्लॉट कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये होगा आपका स्लॉट एंगल। तो स्लॉट एंगल बीटा मैं निकाल सकता हूँ 180 डिवाइड बाई एन क्या है आपका पोल पिच। तो यदि मैं इस एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो 180 डिवाइड बाई पोल पिच कितना आया था 6 आया था, तो कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो स्लॉट एंगल मैं कह सकता हूँ कि जो एक स्लॉट है आपका, ठीक है, जितने भी टोटल स्लॉट थे उनमें जो एक स्लॉट है वो कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो वही जो कितना फेज, मैं इस तरह कहूँ कितना फेज डिफरेंस वो क्रिएट कराएगा जब आपका एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में कंडक्टर में जाऊँगा तो ईएमएफ में कितना डिग्री ये फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, उसको मैं कहूँगा स्लॉट एंगल बीटा के नाम से मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो स्लॉट एंगल बीटा आप निकाल सकते हो 180 डिवाइड बाय एन, और एन क्या है आपका पोल पिच, जिसको मैंने निकाला था स्लॉट पर पोल के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका था स्लॉट एंगल। तो स्लॉट एंगल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना स्लॉट एंगल निकालने का तरीका। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लूँ दोस्तों। सपोज करो आपके टोटल स्लॉट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, टोटल स्लॉट्स आपके दे रखे हैं 48 स्लॉट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है, स्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके रोटर पे सपोज करो। टोटल जो पोल हैं वो हैं आपके 4, ठीक है, 4 पोल आपको दिए। तो आपको बताना है पोल पिच कितनी होगी और स्लॉट एंगल कितना होगा।
ये दोनों चीज़ें आपको बताना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो क्या मैं पोल पिच कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्लॉट पर पोल, तो n तो आ जाएगा आपका 48 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया है 12, ठीक है, 12 आपका आ गया पोल पिच। अब स्लॉट एंगल बीटा निकालना है, तो बीटा क्या होता है आपका 180 डिवाइड बाय पोल पिच, कितना आ जाएगा 15 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो 15 जो एक स्लॉट है वो कितने एंगल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, 15 के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक स्लॉट बना रहा है कितना एंगल 50, तो टोटल स्लॉट 48 कितना बनाएंगे, तो 48 से को मैं यदि मल्टीप्लाई करूं, टोटल स्लॉट का एंगल मैं निकालना चाहूँ जितने भी 48 स्लॉट्स है और एक बना रहा है आपका 15, तो कितना आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया था कि जब 4 पोल की मशीन होती है वो उसके अंदर एक मैकेनिकल रोटेशन के लिए कितना मिलता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 थीटा मैकेनिकल, तो कितना आया था 2 थीटा मैकेनिकल, 2 का मतलब कितना था 2 साइकिल, और 2 साइकिल का मतलब क्या था आपका 720, एक साइकिल 2 साइकिल, और 2 साइकिल का मतलब क्या बताया था 720 डिग्री, तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 पोल की जो मशीन होगी, 4 पोल की मशीन होगी, उसके अंदर टोटल जो स्लॉट्स होंगे वो 720 डिग्री बनाएंगे इस रिलेशन के द्वारा। यदि 2 पोल की मशीन होती तो टोटल स्लॉट जितने भी है वो कितना बनाते 360 बनाते, तो एक का मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं उस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, या पोल पिच निकाल पा रहे हो तो पोल पिच से 180/n कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस तरह पोल पिच इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लॉट एंगल अपने कैलकुलेट किया, पोल पिच कैलकुलेट किया, तो 1 पोल पिच जो है वो ध्यान रखना है 1 पोल की कितनी पिच है, तो जो कि जितनी भी पिच है जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स आएंगे, लेकिन जो डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होगा वो फिक्स रहेगा, वो कितना रहेगा 180 डिग्री एंगल उसका रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री इलेक्ट्रिकल में आएगा वो आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। दिस इज कॉल्ड 1 पोल पिच। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना।